हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 7 चैप्टर। अपन ने क्या इसके पहले सब पढ़ लिया, क्या ओनर्स फंड क्या होता है, उसके अंदर कितने टाइप्स ऑफ वो आते हैं, फंड्स आते हैं। फिर बोरोड फंड क्या होता है, उसके अंदर कितने टाइप्स आते हैं। ठीक है, अब ये सब हो गया। अब अपन पढ़ रहे क्या, फैक्टर केप्ट इन माइंड बिफोर सिलेक्टिंग अ सुटेबल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्या अपन ने पढ़ लिया है ना। ओनर्स फंड के 4 थे और बोरोड फंड के कितने 6 थे। ये अपन ने 10 वो पढ़ तो लिए, पर कौन सा कब यूज करना है ये अब अपन इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर क्या है, कॉस्ट इन्वॉल्व। मतलब क्या उस चीज में कॉस्ट कितनी लग रही है। हमेशा अपन ये देखेंगे कि यार जितनी कॉस्ट लग रही है उससे ज्यादा एडवांटेज होना चाहिए। मान लो कि अपन ने डिबेंचर इशू करा, उस पर 8% इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो अपन ये देखेंगे कि 8% इंटरेस्ट लग तो रहा, पर जहां अपन डिबेंचर के रुपए लगा रहे हैं उससे अपने को 8% से ज्यादा रिटर्न आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अपन ये देखेंगे जहां भी सबसे कम कॉस्ट वाली अपने फाइनेंस मिल रहा है वहां से अपन वो लेंगे, लोन लेंगे या फिर फाइनेंस वहां से कलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म मतलब कि अगर कोई वो है इस्टेब्लिश्ड फर्म है, मतलब जो अच्छी जिनका नाम है, ब्रांड नेम है, तो वो क्या अपने शेयर से, डिबेंचर से, ये पब्लिक डिपॉजिट ये इजीली इशू कर पाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है, उनको ये एडवांटेज। पर कोई नई फर्म आई है, ठीक है, तो उसके शेयर एकदम से बाजार में उसने इशू करे पर लोग जानते ही नहीं उसको, तो लोग उसके शेयर्स अभी नहीं खरीदेंगे। तो उसको क्या फिर अलग मेथड यूज करनी पड़ेगी, यार बैंक से बोरो करो, ये सब मेथड उसको वो यूज करनी पड़ेगी। फिर क्या, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अगर एक कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप है, वो क्या ये शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, प्रेफरेंस शेयर्स ये इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, फिर बैंक से लोन लेना पड़ेगा या फिर ट्रेड क्रेडिट है, इनके थ्रू इनको फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। पर ये अगर कंपनी है तो कंपनी के पास तो सारे ऑप्शन खुले रहते हैं, वो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स और अपने पब्लिक डिपॉजिट्स, तो ये सब वो इशू कर सकता है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हो गया। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कि कितने टाइम के लिए आपको लोन लोन चाहिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म चाहिए तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स कर लो, है ना। या फिर कोई वो और कौन सा शॉर्ट टर्म में, इंटर कॉर्पोरेट हो गया, और किसी बैंक से अगर शॉर्ट टर्म ले लिया तो वो हो सकता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आपको क्या ओनर्स फंड में इक्विटी शेयर्स, या फिर अगर अपन इसमें भी देखते तो एफ भी आपको लॉन्ग टर्म दे रही थी। तो ये क्या आपको अगर कितने पीरियड के लिए चाहिए वो अमाउंट, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वो टाइप ऑफ फाइनेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इन्वॉल्व मतलब क्या, किसमें कम रिस्क इन्वॉल्व है। अपन देखते हैं कि इक्विटी शेयर्स में कम रिस्क है। क्यों? क्योंकि उस पर आपको रिटर्न देना भी कंपलसरी नहीं, आप डिविडेंड दो तो भी चलेगा, नहीं दो तो भी चलेगा। पर अगर आप वो देखते हो, लोन लेते हो, तो उस पर क्या है, रिस्क ज्यादा है। क्योंकि अगर आपको लॉस हुआ तो भी आपको इंटरेस्ट देना, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो भी देना। ठीक है, तो वो क्या, जो लोन्स रहते हैं, बोरोड फंड है, वो ज्यादा रिस्कियर है, और ये जो इक्विटी शेयर्स है ये कम रिस्कियर है। ठीक है, फिर सिक्स्थ क्या, कंट्रोल। कंट्रोल मतलब कि अगर आप ओनर्स फंड फिर नया इशू करते हो, मतलब इक्विटी शेयर्स और इशू कर देते हो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब बहुत सारे लोगों में और बढ़ जाएगा, जिन्होंने नए इक्विटी शेयर्स खरीदे अब उनके पास भी कंट्रोल आ जाएगा, तो आपके कंट्रोल डिवाइड हो जाएगा। पर अगर आप बोरोड फंड से लेते हो तो उस केस में क्या है, कंट्रोल आपके पास ही रहेगा। ठीक है, उनके जो जिससे आपने लिया उसके पास कंट्रोल नहीं रहेगा। पर कभी कभी क्या, बैंक और एफ मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्या करते हैं, ये कभी कभी थोड़े रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आप इजीली रीपे कर पाओ, जब चाहो तब ले लो, जब चाहो जब रीपे कर पाओ, एक तो ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी एक और ये भी होती है कि अगर आपका आज पेमेंट नहीं है तो ठीक है, थोड़े दिन और एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो ये क्या है, अगर अपन ट्रेड क्रेडिट देखें तो वो फ्लेक्सिबल होता है। अपन ने 3 महीने का लिया है तो आप 2 महीने उसमें भी कर सकते हो, और है ना, 2 महीने बाद उसको रिपेमेंट कर दो। या फिर 3 महीने बाद भी आपका फंड नहीं है तो आप बोल सकते हो हमको 15 दिन और दे दो। ठीक है, तो क्या फ्लेक्सिबल होता है। फिर क्या, एट्थ क्या, क्लेम ओवर द एसेट्स। मतलब कि कोई सिक्योर्ड क्या, मतलब जिससे आपने लोन लिया उसका क्लेम है क्या एसेट्स का, तो कहीं में क्लेम होता है। अगर अपन ने बैंक से लोन लिया या अपन ने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो ये सब क्या, जो सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ लोन है ना, उसमें उन सामने वाले का आपके लोन के अगेंस्ट में क्लेम रहता है कि यार वो अगर आप उनको रिपे नहीं कर पाए तो आपके एसेट्स को अपने वो ले लेंगे अपने पास, उसको एसेट्स को बेच के जो रुपए आएंगे उससे वो अपने डिबेंचर्स के रुपए रख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या, अपन ये देखेंगे कि यार अपन चाहते हैं क्या है कि अपने एसेट्स पे कोई क्लेम रहे, या अपन अपने एसेट्स को सिक्योर्ड कराना चाहते हैं क्या।
तो उस केस में अगर अपन चाहते हैं तो ठीक है, फिर आप वो ले लो डिवेंचर्स, और जो अपने क्या बैंक से लोन, उस केस में आपको सिक्योरिटीज लगेगी। फिर लास्ट क्या है, नाइन्थ, टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट मतलब टैक्स बेनिफिट कहीं कहीं पे मिलता है। जो आपने बोरो करा ना, बोरोड फंड, उस पे आप इंटरेस्ट पे करोगे तो बोरोड फंड के इंटरेस्ट पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब उस अमाउंट, जितना भी आप अमाउंट करोगे उसको एज अ एक्सपेंस ट्रीट करा जाएगा, और एज अ एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो उससे आपकी नेट इनकम, नेट प्रॉफिट वो कम आएगा। नेट प्रॉफिट कम आया तो टैक्स कम बना, तो ये टैक्स बेनिफिट हो गया। तो अगर आप ओनर्स फंड में देखते हो तो उसमें क्या होता है कि आप जो प्रॉफिट है उसमें से पहले टैक्स माइनस होता है, और फिर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होता है ना, उसमें से डिविडेंड जाता है। ठीक है भाई, इंटरेस्ट क्या पहले माइनस हो जाता है, उससे टैक्स का अमाउंट कम हो जाता है। तो ओनर्स फंड में डिविडेंड की वजह से कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो ये क्या उधर वो डिसएडवांटेज हो, इधर बोरोड फंड का एडवांटेज है ये। ठीक है, तो ये क्या अपन ने 9 वो पढ़ी फैक्टर्स के, आप किस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कौन से फॉर्म वो लेना है, टाइप्स ऑफ फाइनेंस लेना है। ठीक है, ये अच्छा चैप्टर था। अपन ने पूरा फाइनेंस के बारे में पढ़ा कि यार ओनर्स फंड फिर बोरोड फंड है ना, उन सब के मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़े। फिर उसके बीच में डिफरेंशिएशन भी पढ़ा कि ओनर्स फंड और बोरोड फंड में डिफरेंस क्या था। फिर अपन ने उसका क्या रहा, ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में फर्स्ट क्या था, ये एक बार क्विक रिवीजन करा रहा हूँ क्या, अच्छा बड़ा मतलब कितनी 9, हाँ 9 इसके वो लेक्चर्स है, तो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा अपन ने, है ना, समराइज हो जाएगा। फिर ओनर्स फंड में सबसे पहला क्या था अपना, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में अपन ने उसके फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, जिनके पास कुछ प्रेफरेंस होता है ओवर इक्विटी, है ना। वो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या था, डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के टाइम का। सेकंड था कि एट द टाइम ऑफ कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे जब जो भी अमाउंट मिलेगा वो पहले प्रेफरेंस को मिलेगा फिर इक्विटी को मिलेगा। उसके भी अपन ने फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट्स देखे थे। उसका थर्ड क्या था, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब क्या, कंपनी ने अपने प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में नहीं दिया और वो अपने पास ही रख लिया, तो वो क्या है, रिटेन्ड अर्निंग। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था जीडीआर, एडीआर, आईडीआर। जीडीआर अच्छा कंसेप्ट है और ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, इसके चांसेस ज्यादा है जीडीआर के। ठीक है, फिर अपन उस पर बोरोड फंड। बोरोड फंड में फर्स्ट था ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में क्या था कि अपन ने सप्लायर से बोला कि हम 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, इतने महीने बाद पेमेंट करेंगे आपका, तो उसने बोला ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रेड क्रेडिट। उसके बाद सेकंड क्या पढ़ा था अपन ने कि वो पब्लिक डिपॉजिट्स। कि पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, अपन पब्लिक से डिपॉजिट मंगवाते हैं ना, वो अनसिक्योर्ड होते हैं, ये सब उसके फीचर्स है, वो सब उसमें भी पढ़े थे। थर्ड क्या था, इंपॉर्टेंट, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, है ना, डिबेंचर्स भी बोलते हैं, कोई भी बॉन्ड्स भी बोलता है उनको। ठीक है, उसके बारे में पूरा पढ़ा था, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स। फिर फोर्थ टाइप क्या था, कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स मतलब नॉर्मल बैंक से लोन लेना, वो था। फिर फिफ्थ था अपना जो जिससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि FI मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना। फिर लास्ट जो सिक्स्थ था वो क्या था कि अपन ने किससे वो करा, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। मतलब दो कंपनी ने आपस में एक दूसरे को लोन देके या सिक्योरिटी एक्सचेंज करके, मतलब इसने इसके शेयर खरीद लिया, इसने इसके शेयर खरीद लिया, ऐसा कुछ, या फिर गारंटी देके, ऐसा उन्होंने वो करा था। और लास्ट में अपन ने आज जो पढ़ा, ये फैक्टर्स पढ़ लिए। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर के सारे कंसेप्ट आज खत्म होते हैं। कल से अपन इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।